बड़ी अजीब स्थिति है इस देश की, जहां ट्विटर पर ही बड़े बड़े नेता समस्याओं का समाधान कर देते हैं, वहीं ऐसी कई जटिल समस्याएं हैं जहां पर नज़र तो सबकी बढ़ रही है, पर उसके समाधान के लिए सबकी निगाहें, सबकी आंखें बंद हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे अमीर चंद और करोड़पति नेता, अभिनेता जो चंद घंटों में हाई कोर्ट से जमानत ले लेते हैं, वहीं लाखों हजारों बेकसूर लोग जो कि निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद हैं, आखिर राह ताक रहे हैं अपने बेगुनाही के इंसाफ की। दोस्तों, कैसा द्वै चरित्र कानून है हमारा अर्थव्यवस्था है, देश की न्यायिक व्यवस्था है, जहां पर अमीरों के लिए मखमली कानून है और वहीं गरीबों के लिए कड़क और क्रूर। देश के भ्रष्ट कानून ने, नेताओं ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह तबाह कर दिया है। वो जिंदगी जो कभी लौट के नहीं आने वाली, आज इस इंसान के लिए सुनेंगे उनकी जुबानी देश के भ्रष्टाचार की एक और नई कहानी। तो मिस्टर गोपाल सेठी, बात करें कि आपने 7 साल जेल में सजा काटी उस जुर्म में जो आपने किया ही नहीं, तो आखिर मामला क्या था, शुरुआत कहां से हुई? देखो, 2009 की बात थी ये, और ये कोई गोपी नाम के लड़के ने बलात्कार किया था, और ये केस में कोई गोपाल को ही डाल दिया। गोपी ने बलात्कार किया और पुलिस वाले ने गोपाल को डाल दिया, इसलिए डाला कि गोपी नहीं मिला करके किसी भी एक गरीब को, मतलब मैं गोपाल हूँ, मुझे डाल दिया। तो आपको अरेस्ट होने के बाद पुलिस का क्या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, कितना टॉर्चर किया गया आपको, इस बारे में बताइए। जब मैं कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन में जब गया, देखा तो उधर देखा तो कुर्ला GRP रेलवे पुलिस स्टेशन वहाँ पे लिखा था। उनने मुझे डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में पहले लॉक करके मुझे लॉकअप में डाल दिया, ये भी नहीं पूछा कि कौन से आरोप में लाया, क्या लाया। उसके बाद 4 दिन के बाद 26 जुलाई 2019 में जब मुझे अरेस्ट किया, 30 जुलाई 2009 में जब मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर बलात्कार का आरोप है, 4 दिन लॉकअप में रखने के बाद बोलते कि बलात्कार का आरोप है। जब 30 तारीख को कोर्ट PC किया, लड़की को मेरे सामने हाजिर किया, उन्होंने बताया कि वर्डक पीरियड करना है, तो वो लड़की ने मुझे नहीं बताया। पुलिस वाले बोलते जो CCTV कैमरा में जो दिखता है वो ये आदमी है, इशारा करके मतलब शिनबाजी करके बता रहे और ये आरोपी है करके डिक्लेयर करके बता रहे। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि आपको 376 में या 302 में या 301 में कौन से मर्डर केस में या फिर बॉम्ब ब्लास्ट में अरेस्ट किया हो, ये भी नहीं बताया हुआ। लेकिन मुझे अरेस्ट करके सीधा कोपचे में लॉकअप में 4 दिन रख दिया। 4 दिन के बाद बोलते कि आपके ऊपर बलात्कार का आरोप है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सिस्टम की लापरवाही कहेंगे इसके, या कोई षड्यंत्र जो कोर्ट में और मीडिया में नहीं दिखाया गया? ये मीडिया कैसी दिखाएगी, क्योंकि पॉजिटिव मीडिया कभी दिखाती क्या? नहीं दिखाती, ऐसा नहीं होता। आज मैं काफ़ी जज के ऊपर, काफ़ी सीनियर पुलिस वाले के ऊपर, काफ़ी जजेस के ऊपर, मतलब ऐसे बड़े बड़े लोगों के ऊपर मैंने केस डाला हुआ है जो भ्रष्ट है। उनका वो मैंने RTI के माध्यम से सबूत ला के ओपन किया और उनका मैं भ्रष्ट मीडिया के सामने खोल दिया हुआ है, तो भी उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रही। और मैंने सोशल मीडिया में, आज मैं 7 साल जेल काटने के बाद, आज मैं 3 साल हुआ जेल से बाहर आने के बाद, मैंने काफ़ी RTI मारने के बाद मुझे ऐसा मीडिया ने ऐसा नहीं बताया कोई करप्ट आदमी को सजा दी हो, या फिर कोई भ्रष्ट आदमी को, या कोई भ्रष्ट जज को, या कोई ऐसा डिसमिस किया हो, या फिर कोर्ट से निकाला हो। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो 7 साल बिताए और इतना जुल्म सहा है, आपने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कौन सामने आ रहा है, किसने आपकी मदद की, और जेल के दौरान भी किसने आपकी मदद की? देखिए, ये ज़िंदगी तो ऐसी है, समझो कि एक वसूल है। जब मैं जेल से छूट के आया, तो जेल से छूट के पहली बात तो कि मेरी एक मैं अपने आप को एक अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैंने जेल में जाने के बाद मैंने पढ़ाई की, आगे की पढ़ाई किया करके मैंने ये संघर्ष किया। देखो, मुझे सपोर्ट नहीं रहा किसका, मुझे किसी का भी, मीडिया का, ना किसी लॉयर का, या फिर कोई न्यायपालिका या फिर सरकार का, आज भी नहीं है सपोर्ट। मैं 1% इन पर्सन मैं आज भी फाइट कर रहा हूँ, और इन पर्सन रोज़ पेपर लेके यहाँ पे सुबह से शाम लड़ता हूँ। और मैं तो बोलता हूँ कि आपके जैसी जो मीडिया होती है, आपके जैसी जो लोग होते हैं, जो क्राइम न्यूज़ से लेके, मैंने आपका मतलब यूट्यूब में भी काफ़ी मैंने आपको चर्चित देखा था मिस्टर दीपक भाई, और मैं आपको, और इसलिए मैं आज रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। मैंने काफ़ी मीडिया को मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया है यहाँ पे गेट पे। तो साथी यहाँ खड़े हैं हमारे साथ उनके वकील मिस्टर रमेश जी, उनसे जानना चाहेंगे सर, ये लीगली कार्रवाई जो होती है, आप देख रहे हैं कितना अन्याय हुआ है और ये सरकार के हाथों अन्याय हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? अभी जो कि अपन जो वकील लोग जो लीगली जो चल रहा है, वो हिसाब से जो FRI के हिसाब से अपन उसको केस लॉ देखते हैं, प्रोविज़न क्या है उसके ऊपर
अपन कोशिश करके अपने क्लाइंट को बचाने का काम करते हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है कि बेगुनाह को 7 साल जेल में रखा गया तो क्या सरकार इसका हर्जाना भरेगी? इस शख्स की जिंदगी आखिर कौन संवारेगा? सरकार को जिम्मेदारी है, हक बनता है इस बंदे का सरकार से अपनी वापसी लेने का, अपने हकों को वापस मांगने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका राइट है, वो हिसाब से अगर सरकार कोऑपरेट नहीं कर रहे तो कोर्ट में जाके कानून से वो अपना एप्लीकेशन करके कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, लाखों हजारों लोग जेल में बंद हैं, बेगुनाही का सबूत होते हुए भी जेल में बंद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार को एक कदम नहीं उठाना चाहिए? सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए। जो बेगुनाह है उनके लिए सरकार ने कोऑपरेशन करना चाहिए। वो कोई प्रॉपर गुनहगार है, कोई नहीं है, वो हर टाइम में सब डिसीजन फटाफट लेंगे तो गरीब को न्याय मिलेगा। वो हिसाब से सरकार ने काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने किस तरह गोपाल शेट्टी जैसे हजारों लाखों बेगुनाह लोग आज भी जेल में सड़ रहे हैं, बंद हैं, क्योंकि उन पर इल्जाम किसी और के नाम मढ़े जा रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि कई सारे ऐसे न्यायिक संस्थान हैं, एनजीओज हैं जो आप हेल्प करने के लिए सामने आते हैं बेकसूर लोगों की। आपकी हेल्प के लिए कौन कौन लोग आगे आए और जिन्होंने आपकी हेल्प की हो और आपको बचाया हो इस दलदल से? देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये सब बोलने की बात होती है, एनजीओ ये सब सारी चीज़ होती है, लेकिन बट क्या होता है जब जिसके ऊपर बरसती है तो उसको ही गुजरना पड़ता है। हमने सुना कि आपने इच्छा मृत्यु की डिमांड की भारत सरकार से। जी, जब मैं जेल से छूट के मुझे न्याय ही नहीं मिल रहा, 2.5 साल हुआ, तो मैंने लास्ट में राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय को मैंने एक इच्छा मृत्यु की मांग दी, क्योंकि अगर मुझे जीने का मेरा अगर राष्ट्रीय अधिकार है ही नहीं है देश में तो मुझे इच्छा मृत्यु दिए जाए, इतना तो मेरा राइट है। तो मिस्टर गोपाल शेट्टी 7 साल जेल में गुजारने के बाद जब अपने घर आते हैं तो आपका परिवार, आपका घर, क्या माहौल था? देखिए पहली बात तो ये कि मतलब कितना बड़ा जुल्म किया मेरे ऊपर, निर्दोष में जब सज़ा काटा मैंने, और मेरे परिवार के ऊपर क्या बरसी होगी तो ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। लेकिन फिर भी मैं अपना दिल तो बयान नहीं करता है लेकिन बताने में, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कि ये बताने के लिए इसलिए मजबूर हो कि ताकि ये जनता को समझ में आए। मैंने वो दिन निकाले हुए, मैं 7 साल गुजारे हुए, वो 7 साल में मैंने मेरे अपने परिवार को बिछड़ते टाइम में देखा है, वो मेरे बच्चों को मैंने अनाथ आश्रम में जाते टाइम में देखा हुआ है, वो मेरी बीवी को 15 साल का लव था मेरा, वो मैंने बिछड़ते टाइम में देखा हुआ है। और मैं जब उसके बाद सब कुछ खोने के बाद जब मैं न्याय मांगने के लिए जाता हूँ तो मुझे न्याय नहीं मिलता, तो मेरे साथ भी क्या करना चाहिए? क्योंकि आज मैं 7 साल काटने के बाद जब मैं मेरे बच्चे के लिए सिर्फ एक घर मांग रहा था, मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद, मेरी माँ का संतुलन खराब होने के बाद उसके लिए एक रोजी रोटी मांग रहा था, मैं अपने नौकरी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, बचा हुआ परिवार के चलाने के नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन हमारे देश में न्याय तो कहीं है ही नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इतना होने के बाद भी मैंने न्यायपालिका ने मुझे न्याय तो नहीं दिया, ना सरकार ने न्याय दिया। उसके बाद भी मैंने एक सामान्य आदमी होने के एक करते हुए ऐसा पालन किया कि मैं मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाओ। इसके लिए मैंने एक कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने मैंने एक रोजी रोटी के लिए एक वड़ा पाव का दुकान चालू किया। बड़े मुश्किल से मैं लोगों से कर्जा लेके मैंने 50,000 रुपये कर्जा लेके मैंने आज वड़ा पाव का दुकान चालू किया। वो भी करप्ट लोग, BMC लोग और पुलिस वाले आके वो भी दुकान उठा के ले गए। जो बच्चों को जो सपने थे आज मेरे परिवार के साथ, मेरे बीवी बच्चे के साथ बचे हुए, तो वो भी सारे बिछड़ गए। हमने सुना है कि आपने सरकार से 200 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है। जी देखिए, जब मुझे 7 साल की सजा हुई थी उसके पहले, मतलब आज से 10 साल पहले मेरी 48,000 रुपीज़ सैलरी थी। मैं 5 स्टार में काम करता था, होटल मैनेजमेंट, आई एम ब्रीफिंग इंचार्ज। मैं होटल मैनेजमेंट, आई एम ब्रीफिंग, मतलब आई एम होटल मैनेजमेंट पर्सन। मेरी 48,000 सैलरी थी। आज 10 साल के बाद अगर मैं कैलकुलेशन मार के मैं 200 कोटी मांग रहा हूँ, मेरी डिग्निटी मांग रहा हूँ, मेरी इज्जत मांग रहा हूँ, तो मैंने कोई ज़्यादा रकम नहीं मांगी थी, मेरी इज्जत मांगी थी। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार बात सुनेगी, सरकार तो आती जाती रहेगी, वो अपना पेट भर के चली गई। कोई तो 2 साल में अपना पेट भर के चला जाता है। समझो कि एक मुख्यमंत्री बनता है या कोई भी बनता है, तो हर कोई नेता ऐसा तो कोई है ही नहीं दूध का दुल्हा। हर किसी के ऊपर तो केस ही है, जो जेल जाते हैं, फिर नेता बनते हैं, फिर आते हैं, फिर गुंडागर्दी करते हैं। तो हमारे देश का जो ये राजकारण है इस तरीके का है। हमारे देश का राजकारण बहुत घटिया है। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें सुनेगी? आपने 200 करोड़ का मुकदमा दायर किया है, आप इच्छा मृत्यु की डिमांड करते हैं सरकार से, कभी आप अपने बड़ा पाव के लिए सरकार से दुकान चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके ठोस कदम उठाने से बाकी लोगों को, जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, उनको कुछ न्याय मिल सकेगा या आपकी आवाज़ उन तक पहुंचेगी? देखिए, कोई भी इंसान है ना, कोई जानबूझ तक नहीं मांगता कि मुझे इतना पैसा दो या इतना दे। जब वो किसी के ऊपर अत्याचार होता है, समझो कि आप हो या आपके परिवार हो, जब भी आपके कोई परिवार के ऊपर कोई ऐसा इंजाम खोटा होता है तो आप लड़ोगे।
मेरे ऊपर खोटा खोटा लगा। ऐसे सारे हजारों लाखों पीड़ित हमारे देश में जो सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहे, जिनके ऊपर खोटा आरोप लगा हुआ, तो उनका हक है वो लेना, उनका अपना राष्ट्रीय हक है, वो देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है, तो हमारे स्वतंत्र देश में हमको न्याय क्यों नहीं मिलता है? आपको बता दें कि इस वक्त गोपाल शेट्टी अपने न्याय की गुहार मांग रहे हैं, अपने देश के आकाओं से पूछ रहे हैं कहां है उनका न्याय, क्योंकि वो एक स्वतंत्र अधिकारी हैं, वो एक स्वतंत्र नागरिक हैं देश के, तो उनका पूरा पूरा हक बनता है अपने देश के संविधान से ये पूछने का कि आखिर कहां वो 7 साल का कहां हर्जाना है जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार थे। तो दोस्तों, आज देश में भले ही जीएसटी जैसे कई राजनीतिक बदलाव आ रहे हों, लेकिन फिर भी इस देश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से पैर पसार चुका है। दोस्तों, आज एक अमीर आदमियों के लिए इतने मुलायम और इतने नरम कानून हैं जहां पर आसानी से एक अमीर आदमी छूट सकता है। क्राइम करिए, पैसे फेंकिए और कॉलर चढ़ा के आराम से चलिए। जेल जाने के लिए है ना ऐसे गरीब लोग, जेल में भर डालिए इनको, सूली पे चढ़ा दीजिए ऐसी इंसानियत को और ऐसे इंसानों को। आज गरीब इंसान अपना कीमती वोट देकर सरकार चुनता है, उसके बावजूद भी जब उसे अपने इंसाफ की जरूरत पड़ती है तो जा के दर दर भटकता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज गरीब आदमियों की सुनवाई के लिए कानून व्यवस्था पूरी तरह लाचार है। सारे कानून के वो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं जहां इंसान को अपने इंसाफ की गुहार लगाता है। तो उठिए और जागिए और आवाज बनकर दहाड़िए उन लोगों के लिए जिन्हें जरूरत है सच्चे इंसाफ की। दोस्तों, आपकी आवाज कानून तो क्या, संविधान बदल सकती है। कानून जो बनाया गया अमीरों की सहूलियत के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक गरीब बेकसूर लाचार इंसान इस सिस्टम से, इस राजनीति से, इस देश के संविधान से विश्वास खो बैठे। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए सच के साथ। मैं दीपक सारस्वत मिलता हूं अगली बार। नमस्कार।